हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनीता शर्मा फ्रॉम RUHS कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज। तो आज अपन पीडिया के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस, उसके बाद अपन पढ़ेंगे कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रंस। सो सबसे पहले अपन देखते हैं कि न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। तो न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रो में देखेंगे कि न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट एट बर्थ। ये क्या होते हैं, बर्थ से प्रेजेंट होते हैं, अकर इन प्रेडिक्टेबल फैशन। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। मतलब प्रेजेंट एट बर्थ होनी चाहिए और क्या होता है, अपन इनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। और एक और इसकी डेफिनेशन अपन देख सकते हैं कि न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शन होते हैं किसी भी चाइल्ड के, जो कि क्या होते हैं, कोई स्टिमुलाई है उसको देने पर आते हैं और विदाउट थिंक अबाउट इट, मतलब बच्चे को पता भी नहीं होता कि अपन ये कर रहे हैं, मतलब इनवॉल्यूंटरी रेस्पॉन्स है किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सेस। सो ए रिफ्लेक्स इज एन इनवॉल्यूंटरी ऑटोनॉमिक एक्शन दैट योर बॉडी डज इन रेस्पॉन्स टू समथिंग विदाउट इवन हैविंग टू थिंक अबाउट इट। मतलब इनवॉल्यूंटरी रेस्पॉन्स है जो कि बॉडी देती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए और इसका पता भी नहीं होता है बच्चे को, और विदाउट थिंक अबाउट इट, ये होते हैं न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। तो अब अपन देखते हैं कि रिफ्लेक्सेस होते कौन कौन से, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। तो अपने को ये याद होना जरूरी है। तो अपन बेसिकली देखते हैं कि न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस कितने होते हैं। इनको अपन याद करने के बेसिस पे अपन डिवाइड कर सकते हैं कि जनरल बॉडी रिफ्लेक्सेस जो कि पूरी बॉडी में शो करती है, फेशियल रिफ्लेक्सेस जो कि ओनली अपन फेस पे कुछ स्टिमुलाई देंगे तो फिर अपने को वो रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। हो सकते हैं ओरल रिफ्लेक्स, मतलब जो कि माउथ की रिफ्लेक्स है, ये बहुत सारे रिफ्लेक्स हैं, तो इनको अपन देखते हैं। तो इनको अपन देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू, जिससे कि अपने को ये याद हो जाएंगे। वैसे अपने को पता होता है कि रिफ्लेक्सेस कौन कौन से, पर अपने को मतलब क्लिक नहीं होते दिमाग के अंदर कौन से रिफ्लेक्स, मतलब पूरे रिफ्लेक्स से एक साथ याद नहीं होते। तो इनको अपन याद करने के लिए अपने पास है, अपन एक डायग्राम बनाते हैं जिसके थ्रू अपन इनको याद कर सकते हैं। तो ये है डायग्राम, बच्चे का डायग्राम। इसमें अपन देखते हैं पहले ऊपर, मतलब जो हेड है उसके अंदर बहुत सारे रिफ्लेक्स होते हैं अपने अंदर। तो हेड के अंदर अपने दो भागों में बांटा था इसको, आई के रिफ्लेक्सेस और फेस के, वो माउथ के रिफ्लेक्सेस और फेस के रिफ्लेक्सेस। तो फेस के रिफ्लेक्सेस के अंदर अपने पास कौन कौन से रिफ्लेक्स हैं, ग्लेबेलर रिफ्लेक्स हो गया, जो अपना ये ग्लेबेला पॉइंट होता है, अपन बच्चे के यहाँ पर टच करते हैं तो वो मतलब आँख बंद कर लेता है, तो इसको बोलते हैं अपन ग्लेबेलर रिफ्लेक्स, मतलब प्रोटेक्शन के लिए, उसको बचने के लिए। फिर है स्नीजिंग या नेजल रिफ्लेक्स। स्नीजिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, अपन जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ये उसका रिफ्लेक्स है, मतलब कुछ भी जो एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी हो जाए तो उसके लिए ये बॉडी का रेस्पॉन्स है, तो इसको बोलते हैं अपन स्नीजिंग रिफ्लेक्स। फिर है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, आई को, अगर अपन बच्चा है तो उसकी आई को टच करेंगे तो वो आँख को ब्लिंक कर लेगा प्रोटेक्शन के लिए। फिर है डोल्स आई रिफ्लेक्स, ये भी रिफ्लेक्स है, ये बच्चे के अंदर होता है कि कोई बच्चा है वो लेटा है, तो उसको मतलब वो लेटा है, अपन क्या करेंगे उसको साइड में, उसकी जो नेक है उसको साइड में करेंगे तो वो क्या करेगा, आई को ना जो मूवमेंट है ना उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। मतलब जैसे ये है, कोई बच्चा लेटा है, उसको मैंने ऐसे किया तो वो आई को ऐसे कैसे रखेगा, उसको फॉलो नहीं करेगा मूवमेंट को, इसको बोलते हैं अपन डोल्स आई रिफ्लेक्स, है ना। फिर है अपने पास रूटिंग रिफ्लेक्स, कोई भी बच्चा है तो उसके अपन ने माउथ के कॉर्नर में टच किया तो वो सोचेगा कि कोई मतलब फूड है, तो फूड है मतलब खाने के लिए, तो वो उसको उस साइड ही टर्न कर लेगा माउथ को, ये बोलता होता है अपने पास रूटिंग रिफ्लेक्स। फिर है सकिंग रिफ्लेक्स, बच्चा होता है वो फीड के लिए क्या करता है, ओनली ब्रेस्ट मिल्क पर डिपेंड रहता है, तो वो क्या उसमें होते हैं सकिंग रिफ्लेक्स होता है उनके अंदर, तो मतलब वो सक करते हैं, कोई भी फूड अगर कुछ भी अंदर डाला तो वो सक करने लग जाएंगे, हाँ मतलब फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। फिर होता है स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स भी वही होता है कि अंदर गया तो वो उसको स्वेलो कर लिया। फिर है गैग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स क्या होता है अपने पास कि जो कोई बच्चा है उसके अपन ने पोस्टीरियर फेरिंग्स को टच किया, मतलब जैसे किसी के थ्रू खाना गया तो पोस्टीरियर फेरिंग टच हुआ तो वो उसको क्या करेगा, स्वेलो करेगा, तो ये है अपने पास गैग रिफ्लेक्स। मतलब स्वेलोइंग रिफ्लेक्स को स्वेलो कर रहा है, पर गैग रिफ्लेक्स क्या है कि स्वेलोइंग रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करता है। फिर है कफिंग रिफ्लेक्स, ये क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का रिफ्लेक्स है, और किसी भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो इसको बाहर निकालने के लिए रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। फिर है अपने पास कॉमन बॉडी रिफ्लेक्सेस थे अपने पास, जिसमें अपने पास सबसे पहले क्या आता है, मोरो रिफ्लेक्स। बच्चे के अंदर मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है, बच्चा है वो बैठा है तो अपन क्या करेंगे, वो बैठा है उसको अपने पीछे से सपोर्ट दे रखा है, बच्चा है वो बैठा है पीछे से सपोर्ट दे रखा है, अपन इस सपोर्ट को हटाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, जो उसकी आर्म्स है और उसके मतलब ये हाथ है उनको क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा बचने के लिए, कि शायद मैं गिर रहा हूँ तो वो प्रोटेक्शन के लिए अपने हाथों को एक्सटेंड करेगा, तो ये क्या है, मोरो रिफ्लेक्स है। फिर आता है अपने पास दो रिफ्लेक्स है, STNR और ATNR। ATNR है एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स और STNR है सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। सबसे पहले अपने पास आएगा एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स, मतलब एसिमेट्रिकल टोनिक नेक मतलब ये क्या है कि जो बच्चा है वो है वो लेटा है तो जिस साइड में उसका फेस टर्न रहेगा ना, उस साइड की जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो तो एक्सटेंड रहेगी, और जो अपोजिट साइड की एक्सट्रीमिटीज़ है मतलब हैंड और लेग्स है वो क्या रहेंगी, फ्लेक्शन में रहेगी। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, बो एंड नैरो रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, कि बच्चा ना प्रोटेक्शन के लिए कि शायद उसको लगता है कि वो गिर जाएगा, इसलिए वो क्या करता है, ये जो सेम साइड की एक्सट्रीमिटीज़ होती है उनको एक्सटेंड रखता है। फिर आता है अपने पास सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। जो ये एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स है
उसको जाने के बाद अपने पास आता है सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। जैसे अपन देखते हैं कि बच्चा है वो सिट विद सपोर्ट कब होता है, 6 मंथ पे। तो 6 मंथ पे सिट विद सपोर्ट होता है, तो उससे पहले जैसे वो बैठा है, कोई भी बच्चा है वो बैठा है ना, तो उसकी जो ऐसे मतलब ऐसे मान लो कि मिड लाइन में करके अपने पास जो रिफ्लेक्स था कि वो हैंड्स को मिड लाइन में कब ला रहा था, 4 मंथ पे। तो 4 मंथ पे मतलब वो ऐसे बैठा है, तो उसको अगर अपन उसकी जो ये है उसको ऐसे करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो उसकी जो हैंड्स है वो उस मूवमेंट को फॉलो करेंगे और वो सिमेट्री के अंदर है, मतलब ऐसे करेगा वो, ऐसे हाथ को ऐसे रखे, मतलब हाथों की मूवमेंट उसके फेस की मूवमेंट करवा रहे हैं, तो वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये है सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। मतलब एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स जाएगा, उसके बाद सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स आएगा। फिर है पाल्मर रिफ्लेक्स। पाल्मर रिफ्लेक्स क्या होता है, कोई भी बच्चा है उसका हैंड, अपन ने उसके हैंड में अपनी अंगुली दे दी, तो वो क्या करता है, इनवॉल्यूंटरी ग्रेस्प कर लेता है उसको पता नहीं होता है वो ग्रेप, पर वो इतनी भयंकर ग्रेस्प कर लेता है कि उसको फिर मतलब छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइट से ग्रेस्प कर लेता है। तो ये है पाल्मर रिफ्लेक्स। फिर है क्राउलिंग रिफ्लेक्स। क्राउलिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, बच्चा है वो लेटा हुआ है अपने पास प्रोन पोजीशन में, प्रोन पोजीशन में लेटा हुआ बच्चा, अगर अपन उसके जो पैर हैं उसमें अगर उसकी सोल को टच करते हैं ना, तो वो आगे खिसकने की कोशिश करता है, मतलब मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, तो इसको बोलते हैं अपन क्राउलिंग रिफ्लेक्स। और ये क्राउलिंग रिफ्लेक्स भी है और ये एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन भी है, क्राउलिंग और क्रीपिंग, जो कि अपने पास आ रहे थे 8 और 10 मंथ पे आ रहे थे ना। फिर है अपने पास पैराशूट रिफ्लेक्स। पैराशूट रिफ्लेक्स क्या होता है, बच्चा है वो प्रोन पोजीशन में है, अपन ने उसको ऐसे पकड़ रखा है प्रोन पोजीशन के अंदर, अपन अगर उसको ऐसे छोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को एक्सटेंड करेगा बचने के लिए। तो यही है अपने पास पैराशूट रिफ्लेक्स, ठीक है। फिर है अपने पास पैर के 2 रिफ्लेक्स हैं, प्लांटर रिफ्लेक्स और बेबिंस्की रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होता है, अपन अगर वो जैसे ये बच्चे का पैर है, अगर अपन ने अपने थंब से इसको ऐसे टच किया ना, तो वो पूरी इनको कवर कर लेगा, फैनिंग ऑफ फिंगर्स करेगा वो, मतलब वो इनवॉल्यूंटरली उसको वो ऐसे फैनिंग करेगा उसके लिए, तो इसको बोलते हैं अपन प्लांटर रिफ्लेक्स। और ऐसा ही ये रिफ्लेक्स है एक बेबिंस्की रिफ्लेक्स। कोई बच्चा है उसका पैर है ये, तो उसको अगर मतलब लेटरल टू ब्लंट ऑब्जेक्ट है, पहली बात तो इसमें ब्लंट ऑब्जेक्ट रहता है, अगर अपन उसको लेटरल टू लेटरल स्टिमुलाई देंगे ना, तो जो उसकी जो फिंगर्स है वो तो फैनिंग कर लेगी, और जो ग्रेटर टो है वो उसको क्या करेंगे, पीछे की साइड कर लेगा। तो यही क्या है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स। तो ये दोनों रिफ्लेक्स है ना, ये रिफ्लेक्स ही सबसे लास्ट में जाते हैं, बच्चे के पैर सबसे लास्ट में ना, तो ये सबसे लास्ट में जाते हैं। प्लांटर नाम से पता अपन इसको जैसे सोच सकते हैं कि प्लांटर ये अपने पास जाएगा 8 मंथ पे और बेबिंस्की जाएगा अपने पास 12 मंथ पे। बाकी और कोई सा भी रिफ्लेक्स है जैसे अपने को याद नहीं आया है कि ये कब डिसअपियर हो रहा है, जैसे ऐसे पता तो है कि कौन सा कब मतलब कौन सा है जो वो नेवर डिसअपियर है, जैसे स्नीजिंग रिफ्लेक्स हो गया, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स हो गया, ये रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं, कफिंग रिफ्लेक्स हो गया, तो कि ये कभी डिसअपियर नहीं होंगे। तो इनके अलावा जो रिफ्लेक्सेस है जो बच्चे के अंदर है, तो अपने को याद नहीं है कि कब डिसअपियर होंगे, तो उसमें अपन 3 to 4 मंथ लिख देंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे के रिफ्लेक्सेस हैं वो 3 to 4 मंथ पे डिसअपियर होते हैं। तो और ये 2 रिफ्लेक्स प्लांटर 8 और बेबिंस्की 12, तो ये दोनों तो अपने को याद रख ही लेने हैं। और एक ग्रास्प जो पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स था वो भी डिसअपियर होता है, वो भी अपन देखेंगे, वो भी 12 मंथ पे डिसअपियर होता है, मतलब 3 to 4 मंथ पे नहीं, 3 to 4 मंथ पे होता है वो भी, कि क्योंकि फिर इनवॉल्यूंटरी ग्रास्प है वो डिसअपियर होगी, फिर वो वॉल्यूंटरीली ग्रास्प करने लग जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो ये है अपने पास रिफ्लेक्सेस, और ये मैंने इनके बारे में बता दिया आपको। अब अपन देखते हैं कि ये डिसअपियर और अपीयर कब होते हैं। तो ये अपन ने देख लिए रिफ्लेक्सेस, मोडो रिफ्लेक्स हो गया, पाल्मर हो गया, प्लांटर हो गया, वॉकिंग रिफ्लेक्स हो गया, मतलब कोई भी बच्चा है अगर उसको अपन ऐसे पकड़ के ऐसे खड़े होते हैं, तो वो जो उसके पैर हैं अगर नीचे किसी हार्ड सरफेस को टच करते हैं तो वो चलने की कोशिश करेगा। एटीएनआर हो गया, एसटीएनआर हो गया, बेबिंस्की रिफ्लेक्स हो गया, पैराशूट हो गया, लैंडाउ रिफ्लेक्स हो गया और टेंडन रिफ्लेक्स हो गया। लैंडाउ रिफ्लेक्स क्या होता है, उसमें भी है बच्चा है, अपने उसको पकड़ रखा है, वो प्रोन पोजीशन के अंदर है, तो अगर उसका हेड को ऊपर करेंगे ना, तो उसकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है वो अपने आप ही उनको भी ऊपर करेगा, मतलब ठीक है। फिर अपने पास फेशियल रिफ्लेक्सेस, इसके अंदर था अपने पास नेजल रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको, फिर था ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स हो गया और डोल साइड रिफ्लेक्स हो गया। फिर ओरल रिफ्लेक्सेस के अंदर अपने पास थे रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, गैग, क्राई रिफ्लेक्स और स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। तो ये हो गए अपने पास रिफ्लेक्सेस। आई होप कि आपको ये सब याद हो गए होंगे, एक बार उस डायग्राम को आप दोबारा से देख लेना, फिर आपको वो कंफर्म याद ही हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ये अपीयर कब होते हैं और डिसअपियर कब होते हैं। ये है मैन, अपने को ये याद रखना है क्योंकि नोट सेट एग्जाम में भी आते हैं ये बहुत, ठीक है। अब अपन देखते हैं, पहले तो इधर तो अपन एक इस साइड तो अपन लिख देंगे कि रिफ्लेक्सेस कौन से हैं, फिर लिख देंगे बिगिन आते कब है और फिर है डिसअपियर कब होते हैं। सबसे पहले अपने पास मोरो रिफ्लेक्स या स्टार्टर रिफ्लेक्स, ये क्या होता है, कब आएगा, ये 28 वीक पीरियड ऑफ गेस्टेशन पे आएगा, मतलब जो बच्चा है वो वुम्ब में है तभी स्टार्ट हो जाते हैं ये बनना। तो फिर अपन इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर अपने को याद नहीं रहा ये पीरियड ऑफ जेस्टेशन, तो अपन इनको लिख सकते हैं कि एट बर्थ, क्योंकि बर्थ पे तो वो प्रेजेंट रहेंगे ना, क्योंकि वो पीरियड ऑफ जेस्टेशन में बन गए हैं, तो वो बर्थ के टाइम पे तो प्रेजेंट है, तो अपन इनको एट बर्थ भी लिख सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहे तो। वैसे तो ये याद करना है क्योंकि नोट सेट एग्जाम में भी आते हैं ये, ठीक है। तो ये 28 पीरियड ऑफ जेस्टेशन, 28 वीक और पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे आता है और 3 to 4 मंथ पे डिसअपियर होता है। पाल्मर ग्रास्प हो गया, 32 वीक पे आ रहा था और 3 to 4 मंथ पे डिसअपियर हो रहा है। फिर हो गया प्लांटर, हो गया 32 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे आ रहा था और 9 to 12 मंथ पे डिसअपियर हो गया। मतलब प्लांटर, इसको अपने याद किया था 8 मंथ, इसका मतलब 8 मंथ भी होता है और ये एवरेज है इसका 9 to 12 मंथ, मतलब अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है इसको।
फिर हो गया वॉकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। वॉकिंग रिफ्लेक्स या स्टेपिंग रिफ्लेक्स बर्थ पे आ रहा था, 2 to 4 मंथ पे जा रहा था। फिर हो गया एसिमेट्रिकल टोनिक रिफ्लेक्स, बर्थ पे था, 2 to 3 मंथ पे जा रहा था, मतलब ATNR जाएगा, फिर STNR आएगा, सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स आएगा इसको जाने के बाद। फिर है बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो कि बर्थ पे था, 9 to 10 मंथ पे डिसअपियर हो रहा था, इसका अपन ने याद किया था 12 मंथ पे, ठीक है। एवरेज 12 मंथ होता है, 9 to 10 मंथ लिख सकते हैं अपन इसको एवरेज में, इसमें लिखे तो। फिर है अपने पास बेबिंस्की रिफ्लेक्स हो गया। फिर है पैराशूट रिफ्लेक्स। पैराशूट रिफ्लेक्स अपन ने देख लिया है, 6 to 9 मंथ पे आता है ये और लाइफ टाइम तक रहता है, ठीक है। फिर है लैंडाउ रिफ्लेक्स, 3 मंथ पे आ रहा था और 12 से 24 मंथ पे जा रहा है, ठीक है। फिर है टेंडर रिफ्लेक्सेस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर थे अपने पास फेशियल रिफ्लेक्सेस। फेशियल रिफ्लेक्सेस के अंदर अपने पास था नेजल रिफ्लेक्स या स्नीजिंग रिफ्लेक्स। नेजल या स्नीजिंग रिफ्लेक्स अब बर्थ लाइफ टाइम रहता है। अब ये ऐसे कुछ रिफ्लेक्सेस थे जो तो लाइफ टाइम ही रहते हैं मोस्टली। फिर था ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, ब्लिंक लाइफ टाइम रहता है, अपन ब्लिंकिंग करना बंद थोड़ी करते हैं। डोल साई रिफ्लेक्स, ये 3 to 4 मंथ पे जाएगा, ये बर्थ से प्रेजेंट रहते हैं। ओरल रिफ्लेक्सेस के अंदर हो गया रूटिंग रिफ्लेक्स, ये 28 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे आएगा और 3 to 4 मंथ पे जाएगा, ठीक है। फिर है अपने पास सकिंग रिफ्लेक्स, सॉरी एक मिनट, फिर है अपने पास सकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। सकिंग रिफ्लेक्स 28 वीक ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे आ रहा था और 12 मंथ पे जा रहा था, मतलब इनवॉल्यूंटरी सकिंग जाएगा तो वॉल्यूंटरी सकिंग आएगा। फिर था गैग रिफ्लेक्स, बर्थ पे आ रहा था, लाइफ लॉन्ग चलेगा। क्राई रिफ्लेक्स लाइफ लॉन्ग, और कफिंग रिफ्लेक्स बर्थ पे और लाइफ लॉन्ग चल रहा है। तो ये हो गए अपने पास रिफ्लेक्सेस, तो इनको आप एक बार देख लेना, आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रंस के अंदर बिहेवियरल डिसऑर्डर क्या होते हैं? बिहेवियर मतलब बिहेवियर क्या होता है, नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? अपन कुछ भी एक्टिविटी है वो नॉर्मली कर रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं कि वो नॉर्मल बिहेवियर है। बट बिहेवियरल डिसऑर्डर मतलब कोई अपन ऐसा बिहेव दिखा रहे हैं जो कि कोई नोटिस कर रहा है उसको, नोटिसेबली डिफरेंट बिहेवियर बता रहे हैं, मतलब डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल बिहेवियर से अपन अल्ट्रेशन मतलब गलत बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? बिहेवियरल डिसऑर्डर हो गया। मतलब इसको अपन देखते हैं डेफिनेशन में, A child is said to have behavioral disorder when he or she documents behavior that noticeably different। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम एक्सपेक्टेड बिहेवियर, मतलब कोई भी एक्सपेक्टेड बिहेवियर उससे नोटिसेबली डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है अगर कोई चाइल्ड, तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं? बिहेवियरल डिसऑर्डर, मतलब अल्ट्रेशन इन बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल डिसऑर्डर। फिर एक और डेफिनेशन देख सकते हैं अपन इसकी कि सिग्निफिकेंट डिवाइडेड बिहेवियर, डेविएटेड बिहेवियर, मतलब अलग बिहेवियर शो कर रहा है फ्रॉम सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर ऑफ चाइल्ड। मतलब कोई भी सोसाइटी है वो कोई भी बच्चे का बिहेवियर एक्सेप्ट कर रही है, उससे अगर डेविएशन शो कर रहा है तो वही क्या अपने पास बिहेवियरल डिसऑर्डर, मतलब नॉर्मल बिहेवियर नहीं बता रहा है और डेविएटेड बिहेवियर बता रहा है, उसी को अपन बोल देंगे बिहेवियर डिसऑर्डर, ठीक है। फिर है अपने पास कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स, ये है तो इसका क्लासिफिकेशन है ये कि बिहेवियरल डिसऑर्डर है वो कितने टाइप के हैं, मतलब कितने उसमें इसका क्लासिफिकेशन है ये, तो ये 10 टाइप्स में डिवाइड है। तो इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो अपन इसको याद करते हैं, इसको अपन एक स्टोरी बनाते हैं छोटे बच्चे की, अपन उससे याद करने की कोशिश करते हैं तो अपने को शायद याद हो ही जाएगा ये, ठीक है। मानो ये बच्चा है, ठीक है कैसा भी है, ठीक है। ये बच्चा है, ये क्या कर रहा है, इसकी हैबिट ख़राब हो गई, क्योंकि अपन ने पहले ही देखा कि उसकी हैबिट ख़राब हो जाती है बच्चे की, मतलब एक्सेप्टेड बिहेवियर नहीं बताता है और डिफरेंट डेविएटेड बिहेवियर शो करता है। तो ये बच्चा है, इसकी क्या हो गई, हैबिट ख़राब हो गई, ठीक है। हैबिट ख़राब हो गई जिसकी वजह से, मतलब हैबिट ख़राब हो गई, तो हैबिट ख़राब कैसे हुई, मतलब ये खाना नहीं खा रहा है तो ईटिंग में डिफरेंस आया, ईटिंग डिसऑर्डर। खाना नहीं खाएगा, शाम हो गई खाना ही नहीं खाया तो उसको नींद थोड़ी आएगी। फिर हो गया स्लीप डिसऑर्डर, नींद नहीं आई, ठीक है, नींद नहीं आई, सुबह उठा तो वो ऐसे नींद नहीं आई तो ऐसे थका रहेगा, तो उसकी क्या होगी, स्पीच भी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, स्पीच बोल भी सही से नहीं पाएगा वो, स्पीच डिसऑर्डर, ठीक है। स्पीच में डिफ़िकल्टी हो गई। फिर क्या करेगा, बच्चा है, सुबह उठा, स्कूल तो जाना ही है, अब उसका हैबिट ख़राब हो रखी है, खाना भी नहीं खाया, सोया भी नहीं और बोलना भी नहीं जा रहा उससे, तो वो स्कूल थोड़ी जाएगा। तो फिर हो गया लर्निंग डिसऑर्डर हो गए, अब सीखेगा नहीं बच्चा, स्कूल नहीं जाएगा तो उसका क्या होगा, सीखेगा नहीं, स्कूल नहीं जाएगा तो क्या होगा, उसकी पर्सनालिटी ख़राब हो जाएगी बच्चे की। तो ये हो गया अपने पास पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी ख़राब हो गई, ठीक है, पर्सनालिटी ख़राब हो गई उसकी, तो फिर पर्सनालिटी ख़राब हो गई तो उसका इमोशन भी ठीक से शो नहीं कर पाएगा वो, तो इमोशनल डिसऑर्डर, इमोशनली वो मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। पर्सनालिटी ख़राब हुई जिसकी वजह से उसके इमोशन ठीक से नहीं आ पाएंगे, ठीक है। इमोशनली वो डिस्टर्ब हो गया, इसको हटा देते हैं एक बार, इमोशनली वो डिस्टर्ब हो गया तो उसका क्या हुआ, जो सोसाइटी है उसके अंदर वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो जाएगी उसको, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो जाएगी जिसकी वजह से उसको सेक्सुअल डिसऑर्डर आएंगे, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर
सेक्सुअल प्रॉब्लम हुई, फिर लास्ट में है कंड्यूट डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले था बच्चा था खाना नहीं खाया उसने, मतलब ईटिंग डिसऑर्डर। पहले उसकी हैबिट ख़राब हुई, फिर उसने खाना नहीं खाया, सोया नहीं, बोल भी सही से नहीं पा रहा, लर्निंग स्कूल नहीं जा पाएगा, वो सीखेगा नहीं तो उसकी पर्सनालिटी नहीं बनेगी, पर्सनालिटी ख़राब बनी तो इमोशनल डिसऑर्डर होंगे, उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी में एडजस्ट नहीं करा तो उसको सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकते हैं और कंडक्ट डिसऑर्डर होंगे उसको। सो अब अपन देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ये 10 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, तो एक बार अपन अब इसको देखते हैं। सबसे पहले अपने पास ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर मतलब खाना नहीं खा रहा है, तो खाना नहीं खा रहा है, नहीं भी खाएगा। इसमें क्या हो सकता है ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर कि या तो खाना नहीं खाए, नहीं खा रहा कोई बात नहीं, ज़्यादा खा सकता है, ज़्यादा खा रहा है कोई दिक्कत नहीं, या तो वो खाना ही नहीं खाए और कुछ खाता रहे, जैसे चौक खाता रहे, पेंसिल खाता रहे, उसको अच्छी लगने लग जाए, तो ये हो गया। तो मतलब पाइका इसके अंदर क्लासीफाई ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर अपन देखेंगे पाइका, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया कि वो खाना ही नहीं खाएगा, कम कर देगा खाना कि मैं मोटा हो जाऊंगा, भाई नहीं खाना मेरे को। तो बुलिमिया नर्वोसा पहले तो ज़्यादा खा लेगा और फिर उल्टी करता रहेगा कि ओ यार मैं तो ज़्यादा खा लिया स्वाद में, फिर उल्टी करता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये 3 डिसऑर्डर ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर, खाएगा नहीं, ज़्यादा खाएगा और कुछ ही खाने लग जाएगा। ठीक है, फिर है अपने पास हैबिट, उसकी हैबिट चेंज हो रही थी बच्चे की। ठीक है, हैबिट चेंज हो रही है तो या तो वो नेल बाइटिंग कर रहा है या वो थंब सकिंग करेगा। एन्यूरेसिस और एनकोरपोसिस हो सकता है उसको। ब्रुक्सिज्म क्या होता है, टीथ ग्राइंडिंग, मतलब नाइट के टाइम पे देखा होगा आपने, कोई बच्चे होते हैं वो सोते सोते ऐसे दांतों को घिसते रहते हैं, मतलब तो वो गया ब्रुक्सिज्म, टीथ ग्राइंडिंग हो गया। और एक होता है ट्राइकोटिलोमेनिया, मतलब बस बालों को निकालते रहेंगे। ठीक है, फिर है अपने पास स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच मतलब बोलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, स्टैमरिंग हो सकता है या स्ट्यूटरिंग हो सकता है, और डिसलेरिया, बोला ही सही से नहीं जा रहा, या वो हक ला रहा है, स्टैमरिंग। ठीक है, फिर अपने पास स्लीप में दिक्कत हो सकती है, मतलब या तो वो रात में ही चल रहा है, स्लीप वॉकिंग, या वो बोल रहा है, सोते सोते बोल रहा है, स्लीप टॉकिंग। स्लीप वॉकी मतलब सोमनैम्बुलिज्म, टोकी मतलब लोकी, सोमनो लोकी, टोकी लोकी, सोमनैम्बुलिज्म और वॉकिंग। और नाइट टेरर आ सकते हैं उसको, नाइट को खतरनाक सपने आ सकते हैं। और कैटेप्लेक्सी, कोई एक ही पोजीशन है उसको ले लिया तो बस ले लिया, सॉरी। ठीक है, फिर है अपने पास पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी में क्या क्या हो सकता है, बच्चा है तो उसकी पर्सनालिटी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हो सकती है, मतलब बच्चा है वो चोरी करना सीख जाएगा, मतलब मारना सीख जाएगा, जैसे मतलब ख़राब जो बैड हैबिट्स है वो सीख जाएगा। फिर है टेम्पर टेंट्रम, गुस्सा ज़्यादा करेगा। फिर शाइनेस, या तो फिर वो कुछ ही नहीं करेगा, शर्माएगा। ठीक है, फिर है अपने पास लर्निंग डिसऑर्डर में अपने पास थे कि ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही लर्निंग, पढ़ने तो जा नहीं रहा, सबसे पहले उसको पढ़ने नहीं जा रहा ना, लर्निंग सीखने नहीं जा रहा, तो स्कूल फोबिया होएगा, स्कूल से डर लगेगा। अब स्कूल नहीं जाएगा तो वो रिपीटेड फेलियर होएगा, भाई पढ़ेगा नहीं तो फेल तो होएगा ही ना तू। फिर ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, और ट्रू नैंसी हो जाएगी उसको। ठीक है, फिर थे अपने पास सेक्सुअल डिसऑर्डर, जिसके अंदर अपने पास हो सकता है होमोसेक्सुअलिटी हो सकती है, मास्टरबेट कर सकता है वो, हाइपरसेक्सुअलिटी और इंसेस्ट हो सकता है। ठीक है, ये हो गया उसका सेक्सुअल डिसऑर्डर। फिर हो गए अपने पास एडजस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब बड़ों की रेस्पेक्ट एडजस्ट नहीं कर पा रहा, गुस्सा आ रहा है तो बड़ों की क्या करेगा वो, डिसओबीडियंस करेगा। फिर है मिसकंडक्ट होगा इसमें। ठीक है, फिर है अपने पास इमोशनल प्रॉब्लम। इमोशनली क्या हो सकता है, इमोशनल में या तो साइनेस हो सकती है, उसको डर लग सकता है, गुस्सा आ सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, ये हो गए इमोशनल डिसऑर्डर। फिर अपने पास कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसके अंदर ऑटिज्म होता है, ऑटिस्टिक थिंकिंग, सिज़ोफ्रेनिया वाला, वैसे वाला, तो ये ऑटिज्म बच्चों में भी होता है ये, और ये 3 ईयर्स पे डायग्नोसिस होता है शायद। फिर ओपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर हो सकता है। ये हो गया अपने पास क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर। तो ये क्लासिफिकेशन है, इसके बेसिस पे अपने पास शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, एन्यूरेसिस पे, एनकोरपोसिस, इन पे आते हैं, तो इनको अपन नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पहले अपने आज बस ये डिस्कस किया है कि इसकी क्लासिफिकेशन, और ये 10 कैटेगरीज में क्लासीफाई है, इसको आप एक बार देखना, आप एक बार खुद ही से स्टोरी को याद करना, आपको याद हो जाएंगी ये। ठीक है, फिर इसके बाद में है रिस्क फैक्टर, कि ये हो क्यों सकते हैं, बिहेवियर डिसऑर्डर होंगे क्यों, अब हमें नहीं पता क्यों हो सकते हैं, किसी को ही नहीं पता, इसकी क्या है एग्जैक्ट ईटियोलॉजी क्या है, अननोन है, इडियोपैथिक है, क्योंकि बिहेवियर डिसऑर्डर है, बिहेवियर में चेंज बच्चे का किसी भी कारण से हो सकता है, तो इसके अपन रिस्क फैक्टर ही बता सकते हैं, ईटियोलॉजी तो वो है, अननोन है। ठीक है, रिस्क फैक्टर में क्या क्या हो सकते हैं, जेनेटिक्स हो सकती है, मतलब मदर फादर को है दिक्कत तो बच्चे को भी हो सकती है। फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड, जैसे कोई बच्चा है उसके पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन है, उसको बाहर नहीं निकलने देते और बिल्कुल खुद ही सारा काम करते हैं, उसको बोलते हैं कि तू कुछ नहीं करेगा, मतलब ऐसे, तो फिर वो क्या होगा, उसमें बिहेवियर डिसऑर्डर आएंगे, शाइनेस होगी, वो बाहर किसी को फेस नहीं कर पाएगा, तो ये दिक्कत हो सकती है, ओवर प्रोटेक्शन भी गलत है। फिर ब्रोकन फैमिली ब्रोकन है तो बच्चे के अंदर जो डिसऑर्डर आएंगी। फिर है ओवर डिसिप्लिन या अंडर डिसिप्लिन, क्या ज़्यादा डिसिप्लिन में रख दिया और बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया तो भी दिक्कत है, तो बिहेवियर डिसऑर्डर होंगे। फिर है अनहेल्थी कंप्रेशन, ठीक है, इनकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चे को बिहेवियर डिसऑर्डर हो सकते हैं।
ठीक है। तो ये थे फॉल्टी पेरेंटल। पेरेंटल में क्या क्या ओवर प्रोटेक्शन हो गया, फैमिली बिखरी हुई है, ओवर डिसिप्लिन या अंडर डिसिप्लिन हो गया, और अनहेल्थी कंप्रेशन हो गया। इसकी वजह से बच्चे में बिहेवियर डिसऑर्डर हो सकता है। फिर ब्रेन डेवलपमेंट, मतलब जैसे ऑटिज्म है उसमें बच्चे को दिक्कत ही है, ब्रेन के अंदर दिक्कत है, मतलब उसका ब्रेन एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ही एबनॉर्मल है, मतलब वो बना ही गलत है, तो फिर उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। एबनॉर्मल ब्रेन फंक्शन, उसका फंक्शन सही से नहीं कर पा रहा है, तो भी बच्चे को बिहेवियर डिसऑर्डर हो सकते हैं। जेंडर है, जैसे बॉयज़ में ज़्यादा होते हैं, गर्ल्स में कम होते हैं। जैसे वैसे बॉयज़ हो मतलब कुछ नहीं, ठीक है। बॉयज़ के अंदर मतलब टेम्पर टेंट्रम हो गया, ऐसे मतलब डिसऑर्डर ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि उनको गुस्सा भी ज़्यादा आता है, एंग्जाइटी सब कुछ ज़्यादा होता है। फिर इनएडिक्वेट फैमिली एनवायरनमेंट, फैमिली का एनवायरनमेंट ही सही नहीं है, क्योंकि जैसे कोई है तो वो क्या है, पुअर इकोनॉमिक स्टेटस है तो वो वैसा ही है, कल्चरल पैटर्न और फैमिली हैबिट ऐसी है, तो उसकी वजह से बच्चे को बिहेवियर डिसऑर्डर हो सकते हैं। फिर है इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया एंड सोशल चेंजेस। फ़ोन है, आज सबके पास फ़ोन है अपने पास, तो बच्चे आजकल फ़ोन ज़्यादा ही देखते हैं, तो उसकी वजह से भी उनमें मतलब बिहेवियर डिसऑर्डर हो सकते हैं। जैसे रेडियो, टीवी रेडियो देखता है, सोशल अनरेस्ट है, वॉयलेंस देखता है, वार हो गया, माल एडजस्टमेंट एट होम एंड स्कूल हो गया, इसकी वजह से बच्चे के अंदर बिहेवियर डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास बिहेवियर डिसऑर्डर की ईटियोलॉजी। मेन तो अननोन थी, रिस्क फैक्टर थे अपने पास, तो ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। पेरेंट्स की गलती हो सकती है, ब्रेन बनाई मतलब ब्रेन में दिक्कत हो सकती है, मास मीडिया का इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो इनकी वजह से बच्चे में बिहेवियर डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, कि भाई ट्रीटमेंट क्या करें इसका। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है कि untreated children with behavioral disorder may grow up to be dysfunctional adult, so generally early intervention shows better outcome। कोई भी बच्चा है, अगर वो मतलब उसको बच्चा था वो, तब उसको बिहेवियर डिसऑर्डर थे, उसको अगर लेफ्ट अनट्रीटेड छोड़ दिया ना, तो वो बड़ा होकर भी वो वैसा ही बनेगा जैसे वो चोरी करता था। अगर उसको स्टार्टिंग में नहीं डांटा अपन ने, तो वो बड़ा होकर भी चोरी करेगा, तो वो बड़ा होकर तो ये तो मतलब बड़े होने के साथ ही बढ़ेगी, तो अपने को इसको उसी टाइम पे उसका इंटरवेंशन करना पड़ेगा अपने को। तो ये फिर मेडिकेशन आर आल्सो गिवन फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए अपन इसको मेडिकेशन दे सकते हैं। फिर अपने पास ट्रीटमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, क्या कर सकते हैं, पेरेंटल एजुकेशन दे सकते हैं, कि पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि आप ओवर प्रोटेक्टिव मत रहो, ओवर डिसिप्लिन या अंडर डिसिप्लिन ऐसे मत रखो बच्चे को। फैमिली थेरेपी दे सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं बच्चे को, सोशल ट्रेनिंग करवा सकते हैं। एंगर है, टेम्पर टेंट्रम है, तो उसका एंगर मैनेजमेंट कर सकते हैं। सपोर्ट फॉर एसोसिएटेड प्रॉब्लम कर सकते हैं, और एनकरेज कर सकते हैं बच्चे को, जिससे कि वो उसका बिहेवियर ठीक हो जाए, माल बिहेवियर से वो गुड बिहेवियर में हो जाए, और उसको मेडिकेशन भी दे सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट इन प्रोवाइडिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंक्रीज सेल्फ एस्टीम ऑफ चाइल्ड विद बिहेवियर डिसऑर्डर। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है ना, वही अच्छा होता है, क्योंकि इसके लिए दवाई भी क्या ही देंगे, बिहेवियर डिसऑर्डर है उसको, मतलब ब्रेन में फंक्शनली दिक्कत है, तो उसके लिए ड्रग्स तो कुछ काम करेगी नहीं, तो उसका नॉन फार्माकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट है वो ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें अपने CBT दे दी, फैमिली थेरेपी दे दी, पेरेंटल एजुकेशन दे दी, और मेडिकेशन बता दिया उसको, योगा ये बता दिया, इससे ठीक होगा वो, ठीक है। फिर अपने पास नर्सिंग मैनेजमेंट, अपन क्या कर सकते हैं बच्चे के लिए। नर्सिंग मैनेजमेंट भाई है इसमें डेवलपिंग ए ट्रस्ट रिलेशनशिप। सबसे पहले बच्चा आया अपने पास हॉस्पिटल में, तो अपने क्या करेंगे, डेवलपिंग ए ट्रस्ट रिलेशनशिप विद चाइल्ड एंड फैमिली और चाइल्ड के साथ अपने को ट्रस्टिंग रिलेशनशिप पहले एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं अपन, बी ट्रूथफुल एज पॉसिबल, उसको झूठ मत बोलो कि तू सुधर ही नहीं सकता, तू ऐसे है वैसे है। ट्रूथफुल रहना है एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना उसको सही बात बतानी है। प्रोवाइड कंटिन्यू केयर, ऐसे नहीं कि आज केयर की कल भूल गए कौन था ये, निकलो, ठीक है, कंटिन्यू रखनी पड़ेगी केयर। तो ये अपन अगर बच्चे के साथ कंटिन्यू है तो वो ट्रस्ट अपने आप ही बिल्ड होता है, तो ये रखना है, इससे अपन ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। फिर है हेल्प ए चाइल्ड टू सी सेल्फ एज वर्थ वाइल, उसको बताएंगे कि तू बहुत मतलब तेरी जो जीवन है वो बहुत कीमती है, तो उसको ऐसे बताएंगे अपन। तो इस कैसे करेंगे, एनकरेज वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग, कि तेरे में कुछ भी दिक्कत है, तू क्यों कर रहा है, तो तू बता, तो फीलिंग को वो अगर वर्बलाइज करेगा तो उसके लिए एनकरेज करेंगे। एक्सेप्ट चाइल्ड एंड फोकस ऑन स्ट्रेंथन टू इंक्रीज सेल्फ एस्टीम, के लिए बढ़ाएंगे उसको। यूज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू इंक्रीज सेल्फ एबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस, के लिए अपने को उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना है उसको, ठीक है। फिर है एस्टैब्लिश एनवायरनमेंट इन विच चाइल्ड कैन गेन एंड रीगेन फेवरेबल इक्विलिब्रियम फेवरेबल रहे, तो ऐसा अपने को एनवायरनमेंट देना है। सेट रियलिस्टिक एंड अटेनेबल गोल्स, उसको अपन को सेट करना है, रियलिस्टिक मतलब सही से, और अटेनेबल गोल्स की वो उनको अटेंड कर पाए, वैसे वाले गोल्स देने हैं उसको। प्रोवाइड सपोर्टिव फ्रेमवर्क, अपन उसको सपोर्ट करते रहना है हमेशा। फिर अपने पास इन्वॉल्व फैमिली इन पेरेंटिंग एजुकेशन एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर फैमिली को इन्वॉल्व करना है। एडवाइस पेरेंट्स टू हेल्प चाइल्ड इन कोपिंग एंड एंगर और स्ट्रेस, के अंदर अपन पेरेंट्स को बताएंगे कि आप उसको अगर उसको एंगर आता है या स्ट्रेस है तो आप उसके साथ खड़े रहो हमेशा, जिससे कि उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। फिर है एडवाइस पेरेंट्स टू मेक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर है मिनिमाइज लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेज, जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज है उनको कम करना है। सपोर्ट करना है चाइल्ड को, पेरेंट्स को टू रिसीव ट्रीटमेंट एंड थेरेपी, लाइक कौन कौन सी थेरेपी दे रहे हैं अपन इसको, उसके लिए अपन उसको एनकरेज करना है कि आप ये थेरेपी लो। कौन कौन सी थेरेपी दे सकते हैं अपन बच्चे को, फिजिकल थेरेपी,
स्टिमुलेशन थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और साइकोथेरेपी, क्योंकि इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है वो ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। तो ये हो गया अपने पास कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर, और ये डायग्राम था, आप इसको एक बार याद कर लेना। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।